530 मुसलमान समंदर में डूब गए हैं और अब उनकी लाशें मिलने लगी है। अमेरिका ने ईरान पर अब ख़तरनाक हमला शुरू कर दिया है। लिमिट को अमेरिका ने क्रॉस कर दिया है और ईरान ने भी कुवैत पर वैसा ही जवाबी हमला किया है। गुजरात एटीएस ने मज़ीद 5 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है। 2 की गिरफ्तारी बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से हुई है और जो संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन दावों की कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही है। नीट का रिज़ल्ट आ गया है और एक मुसलमान स्टूडेंट ने भी तारीख़ रकम की है। सहारनपुर में एक और तारीख़ी मस्जिद को डेमोलिश करने का अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। शरजील इमाम के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया है और अमेरिका से ख़बर सामने आ रही है जहां जहाज़ में एक शख्स के मोबाइल फ़ोन से अज़ान की आवाज़ आई तो वहां पर इस्लामोफोबिया का जो रंग देखने में आया वो हैरान करने वाला है। ख़बर दर ख़बर में इन तमाम ख़बरों की तफसील जानेंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने अब एक नई ट्रेन शुरू की है जो पानी से चलेगी और आज उसका इफ्तिताह भी हो गया है। इसकी भी तफसील ख़बर में जानेंगे कि कैसे कोई ट्रेन पानी से चलेगी और ये क्या पूरा सिस्टम है। तो आइए तमाम ख़बरों को तफसील से जानते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आइए अब जानते हैं ख़बरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। रोहिंग्या मुसलमान 2 कश्ती पर सवार होकर मलेशिया जा रहे थे। रास्ते में समंदर में उनकी कश्ती उलट जाती है और 530 लोगों की मौत हो जाती है। यूनाइटेड नेशन ने भी इस खबर को तकरीबन कन्फर्म कर दिया है। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, लगातार उन पर म्यांमार की आर्मी हमला करती है, उनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर करती है, उनसे उनकी शहरियत छीनी जा चुकी है और ऐसे ही 530 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार को छोड़कर मलेशिया जा रहे थे। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 जून को 2 कश्तियों में सवार हुए थे 530 रोहिंग्या मुसलमान और उनका जो रूट था, उनका प्लान ये था कि ये बे ऑफ बंगाल में जाएंगे और फिर म्यांमार का जो साउथ साहिली इलाका है वहाँ पर ये उतरेंगे, फिर वहाँ से जंगलों के रास्ता से ये थाईलैंड जाएंगे, फिर थाईलैंड से ये मलेशिया जाएंगे। ये पूरा इनका प्लान था, मंसूबा था, क्योंकि रखाइन से म्यांमार की हुकूमत ने इनको निकाल दिया था, आर्मी ने बेदखल कर दिया था और जैसे ही बे ऑफ बंगाल में ये पहुंचते हैं, इनकी जो कश्तियाँ थी वो भी पुरानी कश्ती थी। रिपोर्ट में सामने आया कि उन कश्तियों का जो इंजन था वो सही तरीके से काम नहीं करता था। मल्लाहों की जो कश्तियाँ होती है और जो कश्तियाँ किसी काम की नहीं रहती, उन्हीं कश्तियों को रोहिंग्या इस्तेमाल करते हैं समंदर के रास्ते कहीं जाने के लिए। तो उन्हीं कश्तियों के ज़रिए ये जा रहे थे। बीच समंदर में जैसे ये पहुंचते हैं, तूफ़ान आ जाता है, बारिश होती है और फिर कुछ भी इनका पता नहीं चलता। और अब तमाम मीडिया ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई है कि शायद इनकी कश्तियाँ डूब चुकी है, इनमें कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। उधर बांग्लादेश के अफसरान ने कुछ रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा गया कि बे ऑफ बंगाल का वो इलाका जो बांग्लादेश से मिलता है वहाँ पर कुछ लाशें मिली है। इसी तरह म्यांमार का जो समुद्री इलाका है वहाँ भी कुछ लाशें मिली है और इस खबर को तकरीबन कन्फर्म माना जा रहा है कि 530 रोहिंग्या मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मलेशिया जा रहे थे, उनकी दोनों कश्तियां डूब गई है और कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। म्यांमार के रखाइन स्टेट पर लगातार हमला जारी है और इन दोनों दोबारा वहां लड़ाई शुरू हो चुकी है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको तफसील बताया था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए अब तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है और अमेरिका ने ईरान पर जो ताज़ा हमला किया है, यानी गुज़िश्ता रात का जो हमला हुआ है, तो उसमें ईरान में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया है, पावर हाउस को निशाना बनाया गया है। ईरान का कई इलाका बिजली से महरूम हो गया, वहाँ अंधेरा हो गया। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है उसको निशाना बनाया है। रेलवे ट्रैक पर भी अमेरिका ने हमला किया है। उसके अलावा बंदर अब्बास पर जो वाच टावर है उस पूरे को अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया है। ईरान ने भी जवाबी हमला किया है और जवाबी हमले में ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया और उर्दून में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान और IRGC ने भी दावा किया है कि ओमान में जो अमरीकी फ़ौज का रडार है वो तबाह हो गया है। इसी तरह
सीरिया में अमरीकी फ़ौज का जो कमांड एंड कंट्रोल है उस पर हमला हुआ है। उर्दुन में जो फाइटर प्लेन अमेरिका के रखे हुए हैं उन पर हमला हुआ है। उधर कुवैत ने ये दावा किया है कि अमरीकी हमले में उनका जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा है। जो खाड़ी के ममालिक हैं, गल्फ़ के जो देश हैं, उनके पास पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, तो समंदर के पानी को वो फ़िल्टर करते हैं और उसी के ज़रिए वो पीते हैं, और इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसकी जो मशीन है उस पर हमला हो गया है। कतर से रिपोर्ट सामने आई है जहां अमरीकी हमले में एक बच्चा ज़ख्मी हो गया है, और ये जो लड़ाई है अब आगे मज़ीद जारी रहने वाली है। इस पर एक अलग से तफसीली वीडियो आएगी, उसमें आप मुकम्मल तफसील ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं एक और अहम तरीन ख़बर के बारे में। गुजरात में लगातार मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर जेल में भेजा जा रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने का और इंडिया में जैश ए मोहम्मद के मंसूबा पर अमल करने का। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था, 3 जुलाई की खबर है, जहां 8 मुसलमानों को गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों से गिरफ़्तार किया गया, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया गया। अब मज़ीद 5 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है। ये 5 कौन हैं, उनकी जो शनाख्त हुई है, बिलाल आबिद भाई शीरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, इनका उर्फ़ी नाम है अयूब संसारा, शाफिया रईस मख्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया। तो ये 5 मुसलमान हैं। इन 5 को गुजरात एटीएस ने गिरफ़्तार किया और कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि इनमें से एक ने ज़िंदा बम बनाया था। हालांकि कोर्ट में सरकारी वकील या पुलिस एटीएस कोई भी डॉक्यूमेंट और सबूत पेश नहीं कर सकी कि जो बम इन्होंने बनाया था वो बम का साजो सामान इनके पास कहाँ से आया था, इनके पास कोई ऐसा जिहादी लिटरेचर पाया गया है या इनके पास जैश ए मोहम्मद का कोई ख़त पाया गया है, जैश ए मोहम्मद के किस लीडर से इनका राब्ता है, ताल्लुक़ है, कुछ भी गुजरात एटीएस ने कोर्ट में पेश नहीं किया है। बस गुजरात एटीएस का कहना है कि जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है, सोशल मीडिया के ज़रिए ये जुड़े हुए हैं और ये कोई बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए गुजरात के पालन ज़िला से इन सब को गिरफ़्तार किया गया है। गुजरात के पाटन ज़िला में एक तहसील है सिद्धपुर और वहाँ घडियाल गांव है, वहाँ से इन 5 को गिरफ़्तार किया गया है। गुजरात के बारे में पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गुजरात पुलिस ने और गुजरात एटीएस ने एंटी रेडिकलाइजेशन सेल कायम किया है और उस सेल में रेडिकलाइज्ड लोगों की जो अलामतें बताई गई है, जो पहचान बताई गई है, वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यानी दाढ़ी को, टोपी को, हिजाब को, अरबी अल्फाज बोलने को, फ़लस्तीन या दुनिया भर में मुसलमानों के जो हालात है वहाँ की ख़बरों में दिलचस्पी रखने को, इन सब को सिम्टम बनाया गया है, अलामात बनाया गया है रेडिकलाइज्ड मुसलमान होने का, और शायद उसी बुनियाद पर ये गिरफ़्तारियाँ की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ देश में जिस तरह का रिएक्शन सामने आना चाहिए था, मुसलमानों को जिस तरह इसे अदालत में चैलेंज करना चाहिए था, नहीं हुआ। मशहूर एक्टिविस्ट शबनम हाशमी ने उस ट्वीट को ज़रूर शेयर किया जो सहल कुरैशी का था और कहा कि इसके ख़िलाफ़ देश को बेदार होने की ज़रूरत है। ख़ुद मैंने कहा कि ये सीरियस मामला है और मुसलमानों को इसे सीरियस लेना चाहिए, मुस्लिम तंजीमों को सामने आना चाहिए। मैंने ख़ुद कई मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा को रिपोर्ट भेजी थी, उनको बताया था, लेकिन अभी तक किसी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसके बारे में किसी ने कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं की है, आखिर क्यों? और गुजरात को एक तरह से तजर्बा गाह बना दिया गया है, लगातार वहाँ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अभी अहमदाबाद बम धमाका केस में भी वहाँ के लोगों को, बल्कि 38 मुसलमानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इसके बारे में मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ इस फैसले को चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी की सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने गुजरात पुलिस के इन डॉक्यूमेंट्स पर अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने जवाब दिया है। आप इसको सुनिए, उसके बाद अगली खबर जानेंगे। अजीब व गरीब मामला हमारे मुल्क में चल रहा है। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्खा पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमुकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर इत्तिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहाँ है?
रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं, रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं, रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए, ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है। हाँ, जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिदें तोड़ना रेडिकलाइजेशन नहीं है, मस्जिदों को दूसरी इबादतगाह में तब्दील करना रेडिकलाइजेशन नहीं है। और एक अमन के रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? बताओ फिर हमको। एक अजीब गरीब बात है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो डीएम ऑफिस यानी जो कलेक्ट्रेट है, वहाँ एक मस्जिद है, और ये मस्जिद आज की नहीं है बल्कि 70 साल पुरानी मस्जिद है। जब डीएम ऑफिस बना था, कलेक्ट्रेट बना था, उसी वक्त मस्जिद की तामीर भी हुई थी ताकि जो मुसलमान यहाँ काम करते हैं वो नमाज अदा कर सके। और अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कलेक्ट्रेट में, डीएम की ऑफिस में मस्जिद भी होती है, कई जगह मंदिर भी होती है। आप थाने में जाएंगे, वहाँ आपको मंदिर नज़र आ जाएगा, किसी और ऑफिस में जाएंगे वहाँ मंदिर बनी हुई होती है। तो इसी तरह कुछ ऑफिसेज में, सरकारी इमारतों में मस्जिद भी बनी रहती है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अब डीएम ऑफिस में मस्जिद बनी हुई है और 70 साल पुरानी मस्जिद है। इसके खिलाफ अदालत में किसी ने पिटीशन डाली और सहारनपुर की लोकल अदालत ने फैसला सुना दिया कि डीएम ऑफिस में बनी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाए। फैसला सिर्फ इतना ही नहीं सुनाया गया बल्कि ये भी कहा गया कि जो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जो देख रेख करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए। और 6 करोड़ 41 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है मस्जिद के मुतवल्लियों पर, जो लोग मस्जिद की देख रेख कर रहे थे। लोकल अदालत में पिटीशन दायर करने वाले का नाम है विकास त्यागी, जो लोकल बजरंग दल का लीडर है, और उसकी पिटीशन पर लोकल अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया है। इससे पहले यानी कल की खबर है और मिरर टाइम्स की हिंदी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट सामने आई कि जहां राजस्थान के जैसलमेर में 4 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। राजस्थान का जैसलमेर का, बाड़मेर का, या जो पूरा इलाका जिसको सरहदी एरिया कहा जाता है, वहाँ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी मस्जिद है, इमारतें हैं, उन सब को डेमोलिश किया जा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ के इस फैसले को सही करार दिया। लेकिन अब लोकल मुसलमानों का इल्ज़ाम है, उनका दावा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसला पर अमल करते हुए सिर्फ मस्जिदों को मुनहदिम किया जा रहा है, मंदिरों को मुनहदिम नहीं किया जा रहा है, जबकि मंदिर भी उन जगहों में बनी हुई है, सिर्फ मस्जिदें बनी हुई नहीं है। लेकिन एक कम्युनिटी की मजहबी इमारतों को तो निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे की इमारतों को टच नहीं किया जा रहा है। ये भेदभाव आखिर क्यों? सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मामला सहारनपुर का है, जहां कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को डिमोलिश करने का लोकल अदालत ने फैसला सुना दिया। और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ मस्जिद के बहाने जगह पर कब्जा कर रखा है, यहाँ रूम बना रखे, इन्होंने ये किराए पर लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अदालत ने सीधे 6 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अब आपकी मस्जिद भी महफूज नहीं रहेगी, आप नमाज अदा नहीं कर सकते मस्जिद में जाकर, और जुर्माना भी आपको अदा करना होगा कि आपने वहाँ मस्जिद क्यों बनाई थी। संभल से एक और आज की खबर सामने आई जहाँ मज़ार को डेमोलिश कर दिया गया है और लगातार मुख्तलिफ इलाकों से खबरें सामने आ रही है। अब जानते हैं एक और अहम तरीन खबर। नीट 2026 का रिजल्ट आ गया है और लड़कियों ने इस मरतबा फिर बाजी मारी है। 58% लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, जो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और 20 लाख से ज़्यादा जो उम्मीदवार थे उनमें 11,21,000 ने नीट क्वालिफाई कर लिया है। यानी मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो सकता है, जो कट ऑफ है उसको इतने लोगों ने अबूर कर लिया है। और सिर्फ 2 स्टूडेंट ने 715 नंबर हासिल किया है। नीट का जो टोटल नंबर है वो 720 है और अमूमन जो टॉपर होता है वो पूरा नंबर हासिल करता है, लेकिन इस मरतबा किसी ने भी 720 नंबर हासिल नहीं किया है। नीट में जो हाईएस्ट नंबर स्टूडेंट्स ने हासिल किया वो 715 नंबर है और 2 स्टूडेंट ने 715 नंबर हासिल किया है।
पंजाब का रहने वाला आर्यन गुप्ता और दूसरा पंशल बंसल जो हरियाणा का है। इसके अलावा 138 स्टूडेंट ने 690 नंबर हासिल किया है और सिर्फ 19 स्टूडेंट ने 700 से ज़्यादा नंबर हासिल किया है। और इसमें हादिया निसार भी शामिल है जो कश्मीर की रहने वाली है। उसने 99.993 नंबर हासिल किया है और जम्मू एंड कश्मीर की ये टॉपर बनी है। यानी पूरे मुल्क की टॉपर तो हादिया निसार नहीं बन सकी, लेकिन अपनी स्टेट की टॉपर बनी है। एक और तस्वीर आप देखिए मौलाना के साथ, जो ये नौजवान लड़का है ये मौलाना परवेज़ का बेटा है। आसाम के रहने वाले ये मौलाना हैं और इनके बेटे ने भी नीट में शानदार नंबर हासिल किया है। 625 से ज़्यादा नंबर इन्होंने हासिल किया है। नीट का एग्ज़ाम इस साल रद्द हो गया था और वजह थी कि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद दोबारा नीट का एग्ज़ाम हुआ, इसलिए इसको आप री नीट कह सकते हैं। और दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ तो स्टूडेंट्स का कहना यह है कि पहले के मुकाबले में सवाल बहुत मुश्किल था, टफ़ था। जिन स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि 600 नंबर आएगा उनका 500 नंबर आया, जिनको उम्मीद थी कि हमारा 500 नंबर आ जाएगा उनका 400 नंबर आया है। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ था और इसी वजह से जो पेपर लीक हुआ, और सिर्फ नीट का पेपर इस साल लीक नहीं हुआ बल्कि 10 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। और उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो एहतजाज शुरू हुआ, वो अभी तक जंतर मंतर पर जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज शुरू किया पेपर लीक के ख़िलाफ़ और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उनके भूख हड़ताल को आज 20 दिन पूरे हो गए हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर उनसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। भूख हड़ताल ख़त्म करने की भी उनसे अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार सुनने वाली नहीं है, आपकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आप अपनी जान को ख़तरे में मत डालिए। जमात इस्लामी के डेलीगेशन ने भी जाकर उनसे मुलाकात की, जिसको लीड कर रहे थे सलीम इंजीनियर साहब जो जमात इस्लामी के नायब सदर हैं। इसी तरह कांग्रेस के पवन खेरा ने भी उनसे जाकर मुलाकात की। कल वहाँ अरविंद केजरीवाल भी गए थे और 20 जुलाई को जंतर मंतर से एक मार्च निकाला जाएगा पार्लियामेंट की तरफ। सोनम वांगचुक ने तमाम लोगों से अपील की है, आप भी उनकी अपील सुनिए। मैं बाहर से कमज़ोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शर्जील इमाम पिछले 6 सालों से जेल में बंद है, अभी तक उनको ज़मानत नहीं मिल सकी। कई मरतबा उनकी ज़मानत की पिटीशन खारिज की जा चुकी है। एक मरतबा फिर दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत के लिए पिटीशन लगाई गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि अब तक क्यों शर्जील इमाम के केस में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी है। 6 साल का अरसा गुजर गया, पता भी नहीं कि शर्जील इमाम का जुर्म क्या है। FIR दर्ज होती है, मुकदमा लगाया जाता है और जेल भेज दिया गया। अभी तक उनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ, चार्जशीट भी पुलिस ने फाइल नहीं की है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है अगली सुनवाई के लिए। उमर खालिद का मसला भी लगातार सुर्खियों में, वो भी सेम इल्ज़ाम में पिछले 6 सालों से जेल में बंद है। और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक मरतबा फिर आवाज़ उठाई है। दरअसल न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी नेल्सन मंडेला फाउंडेशन से खिताब कर रहे थे और वहाँ उन्होंने स्पीच देते हुए कहा कि जिस तरह की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नेल्सन मंडेला पर लगाया गया था, उनको जेल में बंद रखा गया था, उसी तरह की दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में भारत में उमर खालिद भी पिछले
6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ امریکہ سے خبر سامنے آئی ہے، دراصل امریکہ میں ایک فلائٹ جا رہی تھی اور جب فلائٹ پرواز کر رہی تھی اس دوران ایک مسلمان کا موبائل فون بجتا ہے اور وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آس پاس کے لوگوں نے اذان کی آواز کو سنا، انہوں نے ہنگامہ کیا، پائلٹ پر دباؤ بنایا گیا اور پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی جہاز کی۔ اس کے بعد پولیس آتی ہے اور اس مسلمان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے جس کے موبائل فون سے اذان کی آواز آئی تھی۔ اس لیول کا اسلاموفوبیا پایا جاتا ہے امریکہ میں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی امریکہ میں اسلاموفوبیا کے شکار ہیں، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اذان سے بھی ان لوگوں کو نفرت ہے۔ اور آئیے بات کرتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے انفلوئنسر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت میں آج سے ایک نئی ٹرین شروع ہو رہی ہے جو پانی سے چلے گی۔ کیا ہے اس خبر کی سچائی؟ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس کا افتتاح کیا ہے، تو آئیے اس کی بھی تفصیل جانتے ہیں۔ دراصل ہائیڈروجن فیول سے چلنے والی ٹرین کا بھارت میں آغاز ہوا ہے اور بھارت دنیا کا 5واں ملک بن گیا ہے جو اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح کی ٹرین چل رہی ہے چین میں، جرمنی میں، جاپان میں، امریکہ میں، اور اب 5واں ملک بھارت بن گیا ہے۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا افتتاح کیا۔ ہریانہ کے جند اسٹیشن سے انہوں نے اس ٹرین کا افتتاح کیا جو ٹرین سونی پت تک جائے گی۔ اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرین پانی سے چلتی ہے۔ دراصل پانی سے مکمل طور پر نہیں چلتی بلکہ ہائیڈروجن سے یہ ٹرین چلتی ہے، لیکن ہائیڈروجن کو بنایا جاتا ہے پانی سے، کچھ اور چیزوں سے، گیس کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ ٹرین پانی سے چلنے والی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ٹرین کی جو چھت ہوتی ہے وہاں پر گیس کا ذخیرہ کیا آتا ہے، اس کے بعد پھر اس گیس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، پھر بجلی سے اس گاڑی کا، ٹرین کا جو موٹر ہے وہ چلے گا، اور اس طرح یہ ٹرین چلے گی، یعنی پیٹرول کا استعمال نہیں ہوگا یا ڈائریکٹ بجلی کا استعمال نہیں ہوگا۔ مزید میں نے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ٹرین کی جو چھت ہے اس پر ہائیڈروجن کو ذخیرہ کیا جائے گا، اس کے بعد ہائیڈروجن فیول سیل میں داخل ہوگا، پھر ہوا سے آکسیجن لیا جائے گا، چوتھے مرحلہ میں بجلی پیدا ہوگی، اس کے بعد پھر 5ویں مرحلہ میں بجلی سے موٹر چلے گا، اور پھر موٹر سے جو گاڑی کا پہیہ ہے وہ ناچے گا، اور اس طرح ٹرین چلے گی۔ تو بھارت میں ایک نئی ایجاد ہے، ایک نئی پہل ہے، اور یہ جو ٹرین شروع ہوئی ہے اس میں 10 کوچز ہیں، اس کی رفتار ہوگی 75 کلومیٹر پر گھنٹہ۔ تو ایک نئی ٹرین ملی ہے دیش واسیوں کو، اور بھارت سرکار کا ایک اچھا قدم ہے، اس کے لیے تعریف بھی کرنا ضروری ہے کہ بھارت بھی امریکہ، جاپان کی صفوں میں کچھ معاملوں میں شامل ہو رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ بھارت کی جو عام ٹرینیں ہیں وہاں بھی بھیڑ ہے، لوگوں کو اچھی فیسلٹی نہیں ملتی ہے۔ بھارت کی ٹرینوں سے ابھی بھی تولیہ کی، کمبل کی چوری ہو رہی ہے، یا جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے جو بھارت کی ٹرینیں ہیں اس کی سروس ابھی بھی اسی طرح ہے جو پہلے تھی، اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ خاص طور پر جن کو بہار جانا ہوتا ہے، یو پی جانا ہوتا ہے، آسام اور ویسٹ بنگال جانا ہوتا ہے، تو کبھی بھی ان کو کنفرم ٹکٹ نہیں مل پاتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے۔ ان مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے بھارت سرکار کو۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ کیسا لگتا ہے آپ کے پروگرام کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔